यस बच्चों। तो यहाँ से देखो, आज हम चैप्टर वाइज थोड़ा डिस्कशन करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं चैप्टर यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें हम रिएक्शंस बहुत सारी पहले भी पढ़ चुके हैं, उनका जस्ट एक रिवीजन होगा। वो कुछ नई रिएक्शंस नहीं आएंगी, वो भी आपको एक साथ कनेक्टिविटी में समझ में आती जाएगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एल्केन की जो भी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन, वो सारे के सारे। ठीक है, उनके साथ जितनी भी रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं यूसी सेकंड के अंदर, वो आएंगी तो आपके रिवीजन हो जाएगा, उनको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं, वो बेटर भी समझ में आएगा। ठीक है, एल्केन का वो जनरल फॉर्मूला तो पता ही है बेटा, CnH2n+2, दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल के बारे में, तो भी आपको पता है 109 डिग्री समथिंग, हम बोल सकते हैं 0.28 सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, आप इतना भी बोलोगे वो भी सही है, वो भी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस एल्केन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों कितनी होती है? दिस इज अराउंड 1.12 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बात करते हैं इसी एल्केन के अंदर बच्चों, है ना, एल्केन के अंदर तो ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो ये बच्चों होती है आपकी 98, दिस इज 98 किलो कैलोरी। ठीक है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर एनर्जी की बात करें तो ये होती है 84 किलो कैलोरी। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपका है, ये आपका सेकेंड, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका प्रिपरेशन। तो एल्केन की जो प्रिपरेशन है उसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट आता है आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, और एक साथ ना मैं आपको कोई लेक्चर के अंदर सारे के सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सारे के सारे रिडक्शन प्रोसेस एक साथ भी पढ़ा दूंगा बाद में। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजनेशन, अगर बच्चों हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? देखो, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 का एडिशन। मैं बोलूंगा बच्चों डिहाइड्रोजनेशन, तो मतलब रिमूवल ऑफ H2 को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 किसके साथ? मुझे एल्केन बनाना है, तो क्या करूं मैं? तो बेटा सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजनेशन हम कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। और अनसैचुरेटेड जो हमारे कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं? या तो आप एल्किन के साथ रिएक्शन करो, ठीक है, या फिर बच्चों आप यहाँ पे एल्काइन के साथ भी रिएक्शंस को परफॉर्म करा सकते हो। बात समझ में आ रही है? 1 सेकेंड, बैलेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। यस, तो या तो आप एल्काइन के साथ करा सकते हो या फिर एल्किन के साथ करा सकते हो। ठीक है, तो इनके साथ अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो अनसैचुरेशन फिनिश हो जाएगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड आपके फिनिश होंगे और आपका वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जो हम कराते हैं बच्चों एल्किन और एल्काइन की, इन दोनों की जो हाइड्रोजनेशन हम लोग कराते हैं, उसके लिए बच्चों हम जनरली फॉलो करते हैं प्लेटिनम फॉलो करते हैं, पैलेडियम फॉलो करते हैं और निकिल फॉलो करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकिल। ठीक है, बिल्कुल, ये तीनों के तीनों आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, सरफेस एरिया बच्चों काफी ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इन्हीं की सरफेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। मतलब आप, अभी ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा अभी कि जैसे मैंने लिया यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एल्कीन, तो इसके सामने अगर बच्चों एरो पे प्लेटिनम पैलेडियम या फिर निकल, इसका भी मैकेनिज्म होता है। किसी को जानना है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बेटर भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जैसे आ सकते हैं, जिन क्वेश्चंस जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है उनको मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, जिनके नहीं इंपॉर्टेंट है उसकी ट्रिक भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों H2 का एडिशन होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम या फिर निकिल। ठीक है, और तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, पाई फिनिश होगा और आपका सिग्मा यहाँ पे फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया आपका एल्केन। अगर इसी तरीके से एल्काइन होता है तो उसके साथ भी आप प्रोसीड कर सकते हो। तो प्लेटिनम पैलेडियम, बहुत दिन थोड़ा टफ टफ होता गया, आज थोड़ा सा इजी कराता हूँ, नहीं तो बोलोगे डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें चीजें ऐसी मतलब अलग तरीके से होती हैं। आज थोड़ा सा बेसिक पैटर्न को लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें और बेटर भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन है बेटा, कितने हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं? अगर आपको कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड को इस एल्काइन को एल्केन के अंदर, तो जो आपके दो पाई बॉन्ड है 4 पाई इलेक्ट्रॉन उनको फिनिश करना पड़ेगा। तो कितना मोल चाहिए आपको हाइड्रोजन? 2 मोल चाहिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन आपको चाहिए।
और वो जाके यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड को, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड है, उनको फिनिश करेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, और आंसर बनेगा। अच्छा, ये दोनों जो एल्किन और एल्काइंस हैं, ये होता क्या है बच्चों, ये जो प्लेटिनम, पैलेडियम और जो निकिल है, ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं, और मेटल्स होते हैं, इनका साइज बेटा लिटिल बिट क्या होता है, आपको पता है कि हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तभी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपकी जो स्टेट है, जो प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो रही होती है। तो जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज बदलती हैं, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो, पॉजिटिविटी की बात हो, आयनेशन एनर्जी की बात हो, है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो बीच में मिलता है आपको डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में जो इनका साइज होता है प्लेटिनम पैलेडियम का, ये बेटा मेटल्स, यहाँ पे आपके जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ नहीं होता है, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती है बच्चों, इन एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो मेटल्स के साथ बॉन्डिंग बच्चों कैसी, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और ये मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका कर्नेल होता है। कर्नेल का मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। और आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि अगर मेटल है, तो मेटल बेटा, मेटल का जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ये इनका खुद की प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज लोअर आयनेशन थेरेपी वैल्यू। लेकिन इन प्लेटिनम पैलेडियम निकल की इतनी लोअर आयनेशन एनर्जी वैल्यू नहीं होती जितनी आपकी एस ब्लॉक वालों की होती है, मेटल्स की। तो एस ब्लॉक वाले आराम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर की वजह से। बट प्लेडियम, प्लेटिनम, निकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते तो हैं बट आसानी से नहीं निकालते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेटल्स है, निकालेंगे जरूर बट इतना आसान आराम से नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये एटम्स का अरेंजमेंट होता है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल के साथ, आयरन के साथ, तो उनके बीच में गैप आता है। ये जो गैप दिख रहा है आपको, मैं डिफरेंट कलर से बता सकता हूँ आपको, देखो ये गैप, ये जो गैप मिल रहा है एटम्स के अरेंजमेंट के बीच में, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, खाली स्पेस, ठीक है, एटम्स के बीच में खाली स्पेस। इसमें डिफरेंट टाइप के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड, स्क्वायर, डिफरेंट टाइप के वॉइड्स होते हैं। वो वॉइड में डिस्कस करूंगा सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। तो इन वॉइड्स के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, कार्बन है, ये छोटे छोटे से जो एलिमेंट, स्मॉल साइज के एलिमेंट, बेसिकली मैं बोलूं तो सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के जो पीरियड टेबल के अंदर सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है, जो स्मॉल साइज के एलिमेंट है, वो जाके बच्चों क्या होते हैं, इनके जो वॉइड में फिक्स हो जाते हैं, उनके वॉइड में जाके फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन है, वो जाके यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा, और फिक्स होने के बाद मतलब ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मेटल का सल्फ, मेटल का यहाँ पे आपका लेयर है, मेटल का आपका अपर लेयर है, मेटल का सरफेस है, इसी सरफेस के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एल्कीन आएगा, और प्लस बच्चों यहाँ से H2। ये जो H2 कहां से निकलेंगे, तो वो पहले H2 गैस क्या होगी बच्चों, इनके वॉइड में जाएगी, वहां पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, मैं सरफेस कंस्टिट्यूएंट मैटर पे बताऊंगा, अभी आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, तो फटाक से बच्चों ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाईली एक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, तो जाके पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका आंसर बनता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिएक्शन मेटल के सरफेस पे ही होता है। आपके यहाँ सिग्मा जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, वो फिनिश होते हैं, और हाइड्रोजन आपके निकलते हैं कहाँ से, आपके मेटल के वॉइड से, और जाके वहां पे ऐड कर देते हैं। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो बच्चों प्लेटिनम है और जो पैलेडियम है, प्लेटिनम है या फिर आपका पैलेडियम है, ये दोनों के दोनों बच्चों रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। प्लेटिनम पैलेडियम दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। बट बच्चों निकल की कहानी थोड़ी सी अलग है। निकल बच्चों क्या करता है, निकल हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके अब निकल जो हाई टेम्परेचर पे फॉलो करता है, तो इसलिए बेटा इस रिएक्शन का नाम है, स्पेसिफिक साइंटिस्ट के नाम पे इस रिएक्शन का नाम रखा गया, जिसका नाम है बच्चों सबाटेरियर, ठीक है, SAVATIER, ठीक है, सबाटेयर सैंडरसन, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं SENDERSON, ठीक है, सबाटेयर सैंडरसन रिएक्शन। अगर आप निकल को यूज करते हो तो वहां पे हाई टेम्परेचर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन प्लेटिनम पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम है आपका सवेटेरियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक है, ओके। इसके बाद एक पॉइंट और होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों रेनी निकल, वो यही बताता हूँ मैं, रेनी निकल। रेनी निकल क्या होता है, तो रेनी निकल बेसिकली एलॉय, ये बच्चों एक एलॉय होती है। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, जिसमें हम दो या दो से अधिक मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एलॉय बेटा ये किसका होता है, निकल प्लस एल्यूमिनियम, निकल प्लस एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, और ये पाउडर फॉर्म में बेटा किस में होता है,
पाउडर फॉर्म के अंदर स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपका पाया जाता है। अब पाउडरी फॉर्म में होगा तो पाउडरी फॉर्म में होने से बेटा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या होगा? इसका सरफेस एरिया आपका इंक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो जो निकल बच्चों, निकल आपका हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था तो उससे बेटर रेनी निकल है। क्यों? क्योंकि रेनी निकल जो है वो निकल एल्यूमिनियम का एलॉय बन चुका है, उसकी रिएक्टिविटी काफी ठीक ठाक है, निकल जैसी है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस को परफॉर्म करने लगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बोल सकते हैं कि रेनी निकल इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू नॉर्मल निकल। क्यों? नॉर्मल निकल के अंदर बच्चों आपको टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तब वो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्ट करेगा, जिसका नाम है सबट्रियस एंडरसन रिएक्शन। लेकिन रेनी निकल का मतलब है कि निकल प्लस एल्यूमिनियम का एलॉय जो पाउडर फॉर्म में होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो बेटर बच्चों कौन सा होगा? थर्मोडायनामिकली रेनी निकल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज इजी, परफेक्ट, यस। अब बेटा सेकेंड, फर्स्ट समझ में आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन इज क्लियर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे हाइड्रोजनेशन पे, तो अब एक बच्चे ने पूछा है कि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन जो है, ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन पढ़ाने को मैं हाइड्रोजनेशन 2-3 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत है, लेकिन चलो जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर बताऊंगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन बेसिकली अभी देखो, अभी जो बताया वो जेईई मेंस का पार्ट था, अब एडवांस का भी सुन लो अगर आपको सुनना है तो देखो हाइड्रोजनेशन बेसिकली यहाँ पे अभी पूछा नहीं कि सर यहाँ पे सिन एडिशन है, जैसा आइसोमेरिज्म की बात करी अभी एक बच्चे ने, तो मैं बोलूंगा सिन एडिशन है। कैसा है बच्चों? सिन एडिशन, ठीक है, मेंस तक का वहां पे फिनिश हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हाइड्रोजनेशन कैसा है? हाइड्रोजनेशन का मतलब बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको जो भी पढ़ना है मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, आपको कोई टेंशन मत लो, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी बच्चों हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, जब भी हम H2 को ऐड करेंगे एल्कीन और एल्काइन के साथ, ठीक है, तो बच्चों एडिशन के साथ सिन, सिन का मतलब बच्चों क्या होता है? सेम साइड, ठीक है, सेम साइड, सेम साइड हम लोग देख रहे थे प्रोडक्ट, अगर आपको याद होगा, सेम साइड से एडिशन, जैसे आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, आपने देखा यहाँ पे H2 आया, निकल प्लेटिनम पैलेडियम के हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी आपको यही तो ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर, अगर आपको पता होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से आपको बताया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो सेम साइड से, ठीक है, सेम साइड, दिस इज सेम एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को? सेकंड, अगर बच्चों बात करते हैं कि रेट, रेट किस पे डिपेंड करता है, मैं पूछूं हाइड्रोजनेशन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अरेंज करो गिवन कंपाउंड को, तो रेट ऑफ एल्कीन हम बोल सकते हैं, रेट ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगा? बताओ बच्चों जल्दी से, रेट ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद करो जीओसी सेकेंड, एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। तो हम रेट ऑफ एल्कीन, एल्काइन जनरली क्वेश्चन एल्कीन के ऊपर आता है, रेट ऑफ एल्कीन की बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। एक क्वेश्चन कर लेंगे अभी, समझ में आ जाएगा, पूरा पॉइंट क्लियर है, कोई इसमें डाउट? ओके, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, और अगर स्टेबिलिटी के साथ बात करें तो बच्चों जो रेट ऑफ एल्कीन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर रेट ऑफ एल्कीन की बात की जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? पूरा दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? बताओ। यस, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों में बात करूंगा एल्काइन को लेकर जरा, ठीक है, तो एल्काइन इज मोर रिएक्टिव, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू एल्कीन, ठीक है, एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइन अनडाउटली बेटा आपका मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। ओके, तो जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा तो मैं बोलूंगा कि दोनों में से किसकी एक्टिविटी बेटर, तो मैं बिल्कुल फिक्स करूंगा कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जब भी डिस्कस किया जाए तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एक्टिविटी बेटर है एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल टिक कर सकते हो। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जीओसी का भी सेक्शन बता दिया मैंने बीच में आपको, ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है तो बच्चों जो एल्कीन है और जो एल्काइन है, ऐसा माना जाता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
वो बच्चों कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, पहली चीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एल्कीन और एल्काइन के अंदर बच्चों कैसा होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चों सिमेट्रिकल होता है। लेकिन रिएक्टिविटी की बात की जाए तो जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे रिएक्टिविटी बेटर मानी जाएगी। क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट में और लिखूंगा कि जहां पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, जहां पे बल्कीनेस कम से कम होगी, मतलब इधर इधर बल्कीनेस, यहाँ बल्कीनेस, यहाँ बल्कीनेस, तो कॉमन सी बात आपको दिख रही है सर, एल्काइन के अंदर सब दो ही ग्रुप होंगे सर, एल्कीन के अंदर सर दो ग्रुप, इधर दो, इधर चार ग्रुप होंगे। तो जब सामने से H2 आएगा तो रिएक्टिविटी करने में इजी से आसानी से कहां पे होगी, कॉमन सी बात बच्चों एल्काइन के साथ ही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर, बेटर। लेकिन मैं बोलूंगा कि एल्कीन और एल्काइन दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चों सिमेट्रिकल होता है, लेकिन मोर सिमेट्रिकल किस में होता है? तो आपको पता है कि एल्काइन को जो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रेशन निकालता हूं तो क्या होता है बताओ जरा, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो दोनों कार्बन कैसे बच्चों sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे बताओ। और sp का मतलब लीनियर, क्या होता है, लीनियर। लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा इसके अंदर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर। नाउ इट इज क्लियर। प्लेनर के कंपैरिजन में जो लीनियर है तो वहां पे लीनियरली सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप में लीनियरली आपको क्लाउड डेंसिटी मिलती है, जिसकी वजह से जो एल्काइन होता है वो अच्छा रिएक्शन शो करता है हाइड्रोजनेशन के साथ एज कंपेयर टू एल्कीन। बहुत से रीजन आपको दे दिए मैंने। अभी अभी कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन मुझे जरा? यस बच्चों, नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने रिएजेंट को समझने की कोशिश करी, तो रिएजेंट में हम इसको दो कैटेगरी में कर सकते हैं। एक करते हैं हाइड्रोजीनियस, एडवांस के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोजीनियस ही है ये, तो मेंस वाला तो खत्म हो गया था बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे हाइड्रोजीनियस, ये फर्स्ट, और सेकेंड में बात करूंगा होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। तो हाइड्रोजीनियस तो अपन ने पढ़े थे अभी, जैसे बच्चों निकल के साथ H2 आ जाए, है ना, प्लेडियम के साथ H2 आ जाए, जैसे प्लेटिनम के साथ H2 आ जाए, ऑल आर दी हाइड्रोजीनियस हाइड्रोजीनियस, आपके हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं। और किसके साथ हम बात कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन। ये जो रिएजेंट हम लोग बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के साथ बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दीज आर दी हाइड्रोजीनियस रिएजेंट, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ये सारे के सारे। होमोजीनियस, होमोजीनियस में एक बहुत पॉपुलर है जिसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट, मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है होमोजीनियस के साथ। ठीक है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट जो हमारा होता है बच्चों, वो होता है रोहेनियम के साथ इरोडियम, इन दोनों का कनेक्शन, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम से बाद में कॉल करते हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड जनरेट करता है रोहेनियम का, वो आपका कंपाउंड होता है बच्चों ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, ठीक है, रोडियम, ठीक है, क्लोराइड, रोडियम, इसको बोलते हैं बिल्किंसन कैटलिस्ट, यही होता है बिल्किंसन कैटलिस्ट, वेरी पॉपुलर, एडवांस में आया है, इसी का नाम होता है बिल्किंसन कैटलिस्ट, BILL, ठीक है, KINSON, बिल्किंसन कैटलिस्ट, ये होता है बिल्किंसन कैटलिस्ट, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस रोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ट्राइफिनाइल है, तीन फिनाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ, तो एक फॉस्फोरस के साथ एक फिनाइल, दो फिनाइल, तीन फिनाइल, पांच वैलेंसी होती है। ठीक है, फिर इसके साथ क्या अटैच होगा, फॉस्फोरस के साथ रोहिडियम होगा, मतलब RH पार्ट होगा, देन आपका Cl होगा, ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक, ओके, तो ये आपका डी, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन एनर्जी से इस चार्ज को बैलेंस करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यही एक ऐसा कैटलिस्ट है जो आपका होमोजीनियस है, जिसका नाम है बिल्किंसन कैटलिस्ट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया रिएजेंट के बारे में भी? ओके, अब आपको मैं और बताता हूँ, चलो एनर्जी डायग्राम के बारे में। ठीक है, एनर्जी डायग्राम क्या है, एनर्जी डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ इस तरीके से ग्राफ लेता हूं मैं एक्स और वाई एक्सिस पे, बच्चों समझ लो। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मैं बहुत पढ़ा सकता हूँ लंबा खींच के, कोई तकलीफ नहीं है,
आप पढ़ते जाओगे, आपको मजा आता जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे, ठीक है। बस आप सुनते जाओ। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है, अदरवाइज मैं क्या क्या पढ़ाऊँ सब पढ़ाता जाऊंगा। तो देखो रिएक्शन कैसे, एल्किन और एल्काइन के साथ। तो मैंने बच्चों ग्राफ सपोज ऐसे लिया, ध्यान देना अभी मैंने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है। फर्स्ट मैं बात करूंगा विदाउट कैटलिस्ट, मैंने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है बच्चों। विदाउट कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन यहाँ से परफॉर्म हुई, ग्राफ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ध्यान समझो, यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका है एल्कीन और प्लस बच्चों यहाँ पे है H2। बात समझो, यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। ग्राफ बच्चों यहाँ तक जाएगा। अब ग्राफ यहाँ तक गया तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिफाइन की जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा टर्म जो डिफाइन होगा वो ई ए डिफाइन होगा जब अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं होगी। और लास्ट में आपका क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट। अब सुनना बच्चों ध्यान से कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे थी सर, प्रोडक्ट की एनर्जी सर यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इनके साथ बात करें, मैं डेल्टा अगर मैं HOH निकालने की बात करूं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बीच का जो डिफरेंस होगा यही बच्चों होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात समझने की कोशिश करो, थर्मोडायनेमिकली बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रिएक्टेंट था, ये बच्चों इधर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो बीच की एनर्जी दिख रही है, जो डिफरेंस दिख रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसको हम HOH बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर से नीचे तक बच्चों वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन जैसे ही मतलब ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक डिफाइन हुआ है, ये बच्चों हुआ है विदाउट विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की अब्सेंस में जैसे ही बच्चों मैंने कैटलिस्ट का यूज किया, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, कोई बताएगा मुझे? मैंने कैटलिस्ट का यूज किया तो बताओ बच्चों क्या प्रोसेस होगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, निकल प्लेटिनम प्लेटियम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। और कम करेगा, मैंने हमेशा बताया है कि कैटलिस्ट बच्चों यहाँ पे प्रमोटर की तरह वो वर्क करेगा। तो जैसे अपन लोग यहाँ से अगर सपोज कोल्हापुर से पुणे जा रहे हैं, तो बीच में एक पहाड़ पड़ रहा है सपोज, ठीक है, माउंटेन आ रहे हैं। तो माउंटेन को क्रॉस करने के लिए हमने टनल बना दी बच्चों, बेसिक पॉइंट, ठीक है, टनल बना दी। तो टनल का काम क्या है बच्चों, टनल का काम है पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह, बिकॉज उसने एनर्जी को डिक्रीज किया है। पहले क्या अपन घोड़े हाथी पहाड़ लेके गाड़ी लेके ऊपर जाते, और गाड़ी तो चढ़ ही नहीं पाती, आपको पता है ऐसी कोई पावरफुल गाड़ी नहीं है। हाँ, हाथी घोड़े चढ़ सकते थे, पहले के टाइम चलते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, तो पहाड़ को क्रॉस करके जाया करते थे। लेकिन यहाँ तो बच्चों आपके पास गाड़ी तो चढ़ नहीं सकती थी, कोई पावरफुल गाड़ी तो है नहीं भाई। हवाई जहाज से तो जा सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है, वो तो एयर वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने बना दी टनल, और टनल इज वर्क जस्ट लाइक एज ए कि बच्चों वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, फटाफट से गाड़ी आपकी क्रॉस कर जाएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे यूज किया है, आपने कैटलिस्ट यूज किया है, तो कैटलिस्ट बच्चों सिर्फ क्या करेगा कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको डिक्रीज कर देगा, और रिएक्शंस को आराम से इजीली बच्चों फटाफट से परफॉर्म कर देगा। और जो परफॉर्म करेगा, तो एक बार ग्राफ बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो बच्चों को जाएगा यूं, समझ लो ध्यान से। ये ग्राफ जो ऊपर था, अब वो ग्राफ हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट क्या बता रहा था, विदाउट कैटलिस्ट, ये क्या हो गया बच्चों, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी दैट विल डिक्रीज। तो हम यहाँ बच्चों बोलेंगे सपोज जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी के बच्चों वैल्यू आई सपोज E1, और पहले वाले केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों आई सपोज E2। तो मुझे बताओ दोनों में से अधिक एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, वो तो दिख ही रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कौन सी वाली बच्चों, अधिक कौन सी है, अधिक कौन सी है, तो अधिक होगी E2, E2 ग्रेटर E1, E1 से अधिक आपकी E2 होगी। तो मुझे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी थी, और कम करनी थी तभी रिएक्शन आपका इजीली परफॉर्म है। कोई कंफ्यूजन इसमें, जल्दी से बता दो मुझे, किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल सही, ओके। तो अभी हम लोगों ने, हाँ ये पॉइंट क्लियर, रेनी निकल के बारे में डिस्कस कर रखा था हम लोगों ने बच्चों। तो रेनी निकल में तो बेसिक मैंने बोला था कि निकल एल्यूमिनियम का एलॉय है, तो बेटर भी इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। होता क्या है कि जो रेनी निकल है, जो रेनी निकल है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि रेनी निकल इट इज ए बेसिक सॉल्यूशन ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलॉय। निकल एल्यूमिनियम एलॉय का बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक क्यों बच्चों, मेटल से तो बेसिक नेचर को ही होल्ड करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बच्चों बोलूंगा इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर तो आप तो एक नई चीज में चले गए हो, इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चों किसका है, निकल एंड H2, निकल एंड H2 का कोलाइडल सॉल्यूशन जनरेट होगा।
ठीक है, जिसके अंदर आपको बॉन्ड मिलेगा बच्चों निकिल हाइड्रोजन बॉन्ड। निकिल हाइड्रोजन वीक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से समझाता हूँ। बेसिक सॉल्यूशन है निकल एल्यूमिनियम एलॉय का। इट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है सीईटी वगैरह में। कोलोइडल सॉल्यूशन है आपका निकलो H2 का, ठीक है। इसमें आपका एक नया बॉन्ड बनता है बच्चों निकल, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम भी डिफाइन रहता है, तो एक नया बॉन्ड बनता है निकल के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये काफी वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, वीकर बॉन्ड है। वीकर बॉन्ड है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन बच्चों बहुत तेजी से परफॉर्म हो जाएगी। क्या आपको समझ में आई? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज ए रेनी निकल, इट इज ए बैटर, इट इज ए वेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू निकल के साथ H2। निकल के साथ H2 लिखा है तो ये नॉर्मल निकल है, लेकिन निकल सिंगल बॉन्ड अगर लिखा हाइड्रोजन, दिस इज रेनी निकल, ये आपका वेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल निकल। सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो सर इसमें एक रिएक्शन भी होती है, वो भी देख लो। इनऑर्गेनिक की है कि निकल एल्यूमिनियम का एलॉय आया, इसके सामने बच्चों मैंने फॉलो किया है एक्वस मीडियम प्लस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, ये पूरा का पूरा होता है यहाँ पे। और जब रिएक्शन परफॉर्म होती है तो यहाँ से बच्चों बनता है एक तो निकल हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं रेने निकल, यही है रेने निकल, ठीक है। प्लस बच्चों यहाँ से बनता है NeElO2, एक ये बनता है आपका सॉल्ट, ठीक है। और प्लस बच्चों यहाँ से निकल जाती है हल्की फुल्की H2 गैस, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट इससे क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ तो पढ़ा ही दिया है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को? नाउ इट इज क्लियर, सब कुछ बता दिया मैंने। यस बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट शेडिंग होगी फ्रॉम एल्काइल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से बच्चों हम लोग कैसे बना सकते हैं एल्केन वगैरह, उस पर बात करते हैं। तो एक सिंपल से रिएक्शन ले लेते हैं। मैंने लिया है बच्चों RH मतलब RX लेते हैं बेटर, क्योंकि मुझे लेना है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। RX ले लिया। इसके साथ हम दो तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बच्चों बात करेंगे विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकंड पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे रिडक्शन, हम कराएंगे रिडक्शन, तो भी हम एल्केन वगैरह का फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन्स का कर सकते हैं। इसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें बच्चों फर्स्ट रिएक्शन आती है वोर्ट्स रिएक्शन, आपको पता होगी वोर्ट्स रिएक्शन, वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन, FITTIG, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। ये सारी की सारी ऑर्गेनोमेटेलिक है। यहाँ पे मेटल आपको देखने को मिलेंगे जिंक सोडियम वगैरह, ठीक है, यस मैग्नीशियम। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करते हैं बच्चों उल्मान रिएक्शन, ULLEMANN, उल्मान रिएक्शन, ठीक है, ये थर्ड। फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं तो बच्चों आती है फ्रैंकलिन रिएक्शन, FRANKLAND, फ्रैंकलिन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों कैटेगरी आती है कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है, कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में बच्चों बनता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है कोरी हाउस सिंथेसिस में। बताऊंगा इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब रिडक्शन के बारे में बात करें तो रिडक्शन के लिए बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, यस। सेकेंड बच्चों हम फॉलो करते हैं मेटल एंड एसिड, मेटल के साथ हम कुछ रिस्पेक्टिव एसिड्स फॉलो करेंगे, तो वहां से आपका रिडक्शन हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का, तो वहां से बच्चों मिलेगा आपका एल्केन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से एक बार देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ बोर्ड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, फ्रैंकलिन कोरी हाउस सिंथेसिस, पूरा समझ में आ रहा है? क्लियर? सेकंड बच्चों रिडक्शन प्रोसेस, हम जेई मेंस की बात करेंगे, बाकी आपको एक्स्ट्रा सीखना है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग वोर्ट्स रिएक्शन, ये फर्स्ट है वोर्ट्स रिएक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग वोर्ट्स रिएक्शन। तो वोर्ट्स रिएक्शन बच्चों बेसिकली है क्या, हम बिल्कुल इसको इसको बताने वाले हैं। देखो, तो हम वोर्ट्स रिएक्शन को हम दो मैकेनिज्म से पढ़ते हैं, एक तो बच्चों पढ़ते हैं आयोनिक मैकेनिज्म से, और एक हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो वोर्ट्स रिएक्शन में होता क्या, पहले उसको देख लेते हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे हम 2 मोल्स लेते हैं सोडियम, और वही एल्काइल हैलाइड सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, यस। तो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। और यहाँ से बच्चों ये एक्स, यहाँ से 2 सोडियम, यहाँ से एक्स, यहाँ से, तो ये आपका पूरा का पूरा बच्चों बाहर निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX, ठीक है। एक आर यहाँ पे खाली, एक आर यहाँ पे बैलेंसी खाली, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्केन, आर एंड आर, ठीक है, मिल गया आपको एल्केन। ये बेसिक सा पार्ट है। अब थोड़ा सा इसमें अगर मैं इसकी मैकेनिज्म के साथ बात करूं तो वो कैसे होगा, वो समझने वाली बात है, ठीक है। Yes. ये समझ में आया बेसिक वाला पार्ट। अच्छा, इसका एक दो एग्जांपल ले लूं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया सपोज CH3 CH क्लोरीन एंड CH3। इसके साथ बच्चों का सपोज क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम, ये फॉलो कर रहा है बच्चों यहाँ पे डाई इथाइल ईथर ले सकते हैं, ठीक है, डाई इथाइल ईथर ये दे रखा है ET2 और आपका ऑक्सीजन, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे नाउ दिस इज क्लोरीन, ठीक है, इट इज एल्काइल हैलाइड, सामने सोडियम है, नीचे ईथर दे रखा है, ठीक है। तो रिएक्शन बच्चों वर्ड रिएक्शन होने वाली है, तो करना क्या होता है इसमें से, भाई इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, तो सोडियम यहाँ से आएगा, तो सोडियम भी मैंने 2 मोल्स लिए थे, मैकेनिज्म बता दूंगा अभी, ठीक है। आप ही बोलते हो मैकेनिज्म अधिक टाइम लगता है, तो पहले इसको भी समझ लो। तो यहाँ से क्या होगा, 2 सोडियम 2 मोल्स आएंगे ना इसके, इसके 2 मोल्स आएंगे, तो इसको लिख सकते हो ना इस तरीके से CH3 CH CH3 NCl। ये सोडियम इधर क्लोरीन लेगा, इधर भी क्लोरीन, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर, एक बैलेंसी यहाँ पे खाली, एक बैलेंसी यहाँ खाली, उन दोनों बैलेंसी को उठा के जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो नया कंपाउंड एल्केन आपको मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। यस, उसका नाम क्या होगा, कंपाउंड का आयोपेक नेम भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत बार आयोपेक नेम भी लिखा होता है ऑप्शंस के अंदर, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस साथ में करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 और इधर आपका CH3 एंड नाउ दिस इज CH3, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। यही बना होगा ना सभी का, यस बच्चों, क्लियर। देखो अब आता हूँ थोड़ा सा मैं इसके मैकेनिज्म सेक्शन पे, थोड़ा सा मैं इसके मैकेनिज्म सेक्शन को भी कर देता हूँ उस पे, ठीक है। तो एक बच्चों इसका मैकेनिज्म होता है रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, रेडिकल एक होता है बच्चों आयोनिक, आयोनिक मैकेनिज्म, दोनों के थ्रू रिएक्शंस परफॉर्म होती है, बट बेटर बच्चों कौन सा होता है, रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, थर्मोडायनेमिकली रेडिकल मैकेनिज्म इज बेटर एज कंपेयर टू आयोनिक मैकेनिज्म, है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे ले लिया मैंने CH2, नाउ दिस इज Cl, इसके साथ लिया मैंने यहाँ पे सोडियम के साथ ईथर, सोडियम के साथ ईथर, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो बनेंगे प्रोडक्ट वो एक बनेगा, तो एक आप बना सकते हो कि यहाँ से एक Cl बाहर जाएगा, इसकी 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, NaCl बाहर जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा CH3 NCH2, एक फ्री वैलेंसी यहाँ पे खाली, एक मोल्स और होगा, तो वो इससे कनेक्ट होगा, वो आपका इधर CH2 NCH3। तो बोलोगे सर एक प्रोडक्ट यही बनेगा, हाँ बिल्कुल एक बनेगा, लेकिन एक और बनता है बच्चों, ये आपका होता है मेजर प्रोडक्ट जो एल्केन बनता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट एक एल्कीन और बनता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बनता है वो होता है CH3 NCH3, ये भी होता है माइनर एल्केन, और एक बच्चों और बनता है जिसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। तो ये दोनों के दोनों आपके होते हैं माइनर प्रोडक्ट, और ये कैसे बनते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन से बनते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है रेडॉक्स का, रेडॉक्स का डिसप्रोपोर्शनेशन पार्ट देखने को मिलता है, उससे बाकी के ऊपर दोनों के बनते हैं प्रोडक्ट। नीचे वाला तो इजी है, समझ में आएगा, ऊपर वाले कैसे बनते हैं इसलिए मैं मैकेनिज्म को बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं मैकेनिज्म में क्या है। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है बच्चों, सबसे पहले सोडियम क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, Na+ निकाल देगा 1 इलेक्ट्रॉन, बात समझ चलना, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों उसके नीचे क्या आएगा, CH3 CH2 NCl, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल चुका है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो बच्चों ये जो कार्बन है और जो क्लोरीन है, इन दोनों के साथ ऐसा पाया जाता है कि अप्रोक्स जो यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड दिखेगा, वो आयोनिक बॉन्ड ऑब्वियसली दिखेगा, बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी क्लोज हो जाती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, वो जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में यहाँ से बच्चों क्या होगा, रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ से क्या जनरेट होगा, रेडिकल जनरेट, ये आपके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 डॉट और बनेगा यहाँ से Cl डॉट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन हो बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर, ओके।
बस दो ही स्टेप है, बिल्कुल समझ लो। अब यहाँ से जो आपका फ्री रेडिकल बन चुका है, तो मतलब एक एल्केन एक एल्काइड फिर से आएगा, और फिर से आएगा, फिर से सोडियम आएगा, मैंने 2 मोल्स लिए थे सोडियम, तो फिर से ही बनेगा एक प्रोडक्ट और बन जाएगा यहाँ से। भाई 2 मोल्स अपन लेते हैं ना, फिर से सोडियम आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से अटैक करेगा, तो फिर से बन जाएगा CH3 CH2 डॉट। सर फिर से बन गया वही रेडिकल। तो अब क्या किया जाए? अब बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एसोसिएशन और डिस्प्यूट देखेंगे। पहले सेक्शन में क्या होता है बच्चों? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है? चीजों को मिक्स कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड बच्चों कैसे करें? फ्री रेडिकल्स को ऐड कर दो, इसके साथ इसको ऐड कर दो। तो जैसे बच्चों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से है CH3, यहाँ से है CH2 डॉट, इधर आपका यहाँ पे CH2 डॉट, यहाँ पे आपका CH3, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे एसोसिएशन। तो एसोसिएशन से बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ऊपर जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नीचे आपका शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से आपको मिल गया ये एल्केन। तो एक तो प्रोडक्ट बच्चों इजी है कि यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन हो गया है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एसोसिएशन के बाद बच्चों एक और प्रोसेस जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में उसी एलिकल पढ़ाया था हम लोगों ने कैनिजारो, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो सुनना ध्यान से क्या होगा? यहाँ बच्चों रेडिकल फॉर्म हुआ था, CH2 फॉर्म हुआ था, एंड आपका यहाँ से क्या था? CH3 था। यही कुछ था ना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये रेडिकल आपको दिख रहा था। क्या होगा? एक मॉलिक्यूल और आएगा, वो क्या शो करेगा? यहाँ से CH2 डॉट, सेम होगा ना, 2 मोल्स लेते हैं ना अपन, दो रेडिकल से मिलेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हुई? एसोसिएशन, कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिक्स कर गया, एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या होती है? दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये होती है, यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना CH3 वाला सेक्शन दिख रहा है, ध्यान दो, ये CH3 वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसके पास प्रेजेंट होंगे 3 हाइड्रोजन, उन तीनों में से एक जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से रिलीज होता है। और क्यों रिलीज होता है उसकी बात है कि बेटा ये जो फ्री रेडिकल है ना, वो इधर से इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ से क्या करेगा? इधर से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा रेडिकल के फेज में, और ये एल्कीन बनाना चाहेगा। तो एक पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है? यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, बिकॉज इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत खास डिफरेंस नहीं है CH2 और CH3 के अंदर, तो यहाँ से क्या करेगा? एक ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करेगा, और यहाँ से ये निकल जाएगा। अब देखो बात पूरी समझने वाली बात है कि सामने क्या इसमें रेडिकल वाला सेक्शन है, कार्बन इधर CH2 वाले का रेडिकल इधर शिफ्ट करेगा, उधर से हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड दिख रहा था, उसका जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपका शिफ्ट करेगा इस CH2 के रेडिकल की तरफ। दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरफ से, H ऊपर से बाहर डॉट की फेज में बाहर निकल जाएगा, H यहाँ से बाहर निकलेगा H डॉट की फॉर्म में, और एक डॉट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और आपका CH2, ये तो एल्कीन बन गया। लेकिन जब H डॉट यहाँ से बाहर निकला तो वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ पे अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये वाला सेक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बताओ बच्चों? CH3 बन जाएगा, और इधर CH3 ऑलरेडी था। तो एक तो देखो यहाँ से फिर से क्या बन गया? एक आपका एल्केन बन गया, और ये क्या बन गया? आपका एल्कीन बन गया है। तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन तो समझ में आया ही नहीं ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में कैसे आए? तो वो समझाने वाली बात है। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन का एक क्लासिकल मैकेनिज्म होता है, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझो यहाँ से ऑक्सीडेशन कहाँ से, रिडक्शन कहाँ से है। तो मतलब इस स्पीसीज इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन बाहर गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बताओ जल्दी से? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलो, बात तो वही है। तो ये ऑक्सीडेशन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस रेडिकल ने क्या किया है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या किया बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है तो यहाँ पे जब भाई जब हाइड्रोजन लिया जाता है ना तो रिडक्शन बोला जाता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस कौन सा हो गया? रिडक्शन। तो मतलब आपका जो फ्री रेडिकल जो दिख रहा था वही सेम फ्री रेडिकल ने ऑक्सीडेशन भी किया, उसी सेम फ्री रेडिकल ने रिडक्शन भी किया। जब ऑक्सीडेशन किया तो बच्चों बनाया एल्कीन प्रोडक्ट, जब आपका रिडक्शन किया तो उसने बनाया एल्केन प्रोडक्ट। तो बेसिकली कितने बने हैं? तीन बने हैं प्रोडक्ट। तीन मेजर हो, पहले बताया था पहले केस में, एसोसिएशन वाले केस में। डिसप्रोपोर्शनेशन के अंदर बच्चों बनते हैं दो, एक बनता है एल्कीन, एक बनता है एल्केन। ये आपके होते हैं माइनर प्रोडक्ट। कैसे होते हैं? माइनर प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? यस बच्चों, चलो
इसके बाद देखो बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने अगर बच्चों बात किया 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, और वहां से आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, तो वहां पे डेफिनेटली बच्चों जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसोसिएशन से, ठीक है, एसोसिएशन से, या एसोसिएशन जो बनेंगे उसको बोलेंगे एसोसिएशन प्रोडक्ट। तो एसोसिएशन जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके आपके होंगे हायर एल्केन, हायर एल्केन, और यही बच्चों होंगे आपके मेजर, ठीक है, एसोसिएशन वाले केस। और एसोसिएशन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे एल्काइल हेड बच्चों कैसा हो 1 डिग्री हो या फिर आपका 2nd डिग्री हो। यहाँ पे आता है 3rd डिग्री। अगर 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर आपको दिख जाता है तो वहां से बच्चों होगा डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, और डिसप्रोपोर्शनेशन जब होगी तो आपको दिखता है कि यहाँ से जो भी बनेगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, जिसमें बच्चों देखने को क्या मिलेगा, एक तो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है, और एल्केन जो मिलेगा वो लोअर एल्केन होगा। कैसा होगा बच्चों, लोअर एल्केन होगा, ठीक है। और 1 डिग्री 2nd डिग्री से डायरेक्ट कैसा मिलेगा, हायर एल्केन देखने को, यहाँ से लोअर एल्केन मिलेगा, लेकिन लोअर जो एल्केन बनेगा वो कौन सा होगा, रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा। और ये वाला कौन सा होगा बच्चों, ऑक्सीडेटिव, जहां से मिलेगी एल्कीन, ठीक है, ये होगा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। पूरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है इसमें? बात पूरी बच्चों समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताइए जरा, ठीक है। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, जब यहाँ से ये बनेंगे माइनर प्रोडक्ट तो हम सीधा पॉइंट बोल सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री, ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री ये इजिली एसोसिएशन बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से जो वुड्स रिएक्शन है वो इजिली 1 डिग्री 2nd डिग्री के लिए सपोर्टिव होती है, लेकिन 3rd डिग्री के लिए इजिली सपोर्टिव नहीं होती है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। तो बिल्कुल है कि 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन को इजिली परफॉर्म नहीं करते हैं, वहां पे लिखा है डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। और एक्टिविटी की बात करें आपके, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो आर आई, इसकी एक्टिविटी बच्चों बेटर होगी एज कंपेयर टू आरबीआर, फिर आपका आरसीएल, और सबसे कम आपका होगा आर एल, ठीक है। ये आपका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है एल्काइल हैलाइड को लेके। तो ये तो हो गया आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बात करते हैं आयोनिक मैकेनिज्म के साथ। तो आयोनिक मैकेनिज्म क्या है, आयोनिक मैकेनिज्म बच्चों ये है यहाँ से कि सबसे पहले जो 2 सोडियम होंगे वो बच्चों रिलीज करेंगे 2 सोडियम प्लस कैटाइन, और रिलीज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था तो प्रोसेस हुआ रेडिकल के थ्रू कराया जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो डेफिनेटली आपका आंसर आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो CH3 NCH2 NCl, अगर इसके सामने बच्चों आएगा 1 इलेक्ट्रॉन तो रेडिकल को सपोर्ट करेगा लोअर एनर्जी के साथ, अगर आएंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर ये बेटा आयोनिक मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। जब आयोनिक को सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा वो समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में से एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, पूरी बात समझना। तो यहाँ से आपका एक ये वाला सेक्शन होगा, एक ये क्लोरीन वाला सेक्शन, तो ये वाला कन्वर्ट किसमें होगा, ये होगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और एक Cl माइनस। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके रिलीज होंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है। ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है कैसे वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, पूरा पॉइंट क्लियर है। अब देखना सब्स्टिट्यूशन होने वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा CH3 CH2 NCl, इसके सामने आएगा बच्चों ये वाला न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से लीविंग ग्रुप है ये बाहर जाएगा, ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। बस बात समझ में आ रही है। तो यहाँ बच्चों रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है, और यहाँ से आंसर क्या मिलेगा CH3, इधर आपका CH2, और फिर आपका यहाँ से CH2 एंड आपका CH3, ये बनेगा प्रोडक्ट, प्लस आपको मिलेगा यहाँ से Cl माइनस, वो लीविंग ग्रुप होगा वो आपका बाहर चला जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन पूछोगे सर कि यहाँ से Cl माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जब ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल था, तो बच्चों याद रखना पड़ेगा कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से आपका CH3 CH2 माइनस, ये आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू Cl माइनस। आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है ना क्लोरीन पे, क्लोराइड आयन पे, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा CH3 CH2 माइनस, इसलिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके साथ देखने को मिलेगा। पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। और इसलिए बच्चों बोला जाता है कि जो बोर्ड रिएक्शंस हैं उससे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट आई है सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हम लोग बोर्ड रिएक्शन से कर सकते हैं। और एक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है एल्काइल हैलाइड को लेके,
RI का मैक्सिमम है, RBR उससे कम RCL, सबसे कम RF होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताओ जरा। क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। चलो, इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉस बोर्ड्स। क्रॉस बोर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। क्रॉस बोर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं व्हेन टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर टेकन इन सोडियम के साथ बच्चों ईथर, ठीक है। इसके साथ हम क्या लेते हैं, टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो क्या होगा देखते हैं, CH3 CH2 NCl, इसके प्रेजेंस में सोडियम, तो एक तो एल्काइल हैलाइड ये हो गया है, ठीक है, क्लोरोइथेन बोल सकते हैं। एक ले लिया मैंने सपोज यहाँ पे ये, इस तरीके से क्लोरोमीथेन, टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, और बाकी आपका यहाँ पे ईथर देखने को मिलेगा। प्रोसेस वही करना है, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ से इजी ट्रिक क्या है कि भाई सोडियम को क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन, इन सबको बाहर निकाल दो। NaCl यहाँ से, ये पूरा सेक्शन यहाँ से निकल गया NaCl, बाकी जो बच रहा है उसको बना दो। तो मेजर क्या बनेगा, तो मेजर बनेगा एसोसिएशन से, तो एसोसिएशन से क्या बनेगा, उधर से CH3 CH2 और इधर से सिर्फ CH3। एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, प्रोपेन बन गया मेजर। व्हाट इज अ माइनर, तो माइनर बच्चों क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर तो आपको मैंने डिफाइन कर दिया है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया है, लेकिन माइनर क्या बनना चाहिए। तो माइनर बच्चों यहाँ से आपको एक तो एल्केन मिलेगा। अब वो एल्केन बच्चों कैसे मिलेगा, एल्केन आपका यहाँ से मिलेगा जब आपका यहाँ पे एसोसिएशन इसके साथ सिमेट्रिकल हो, तो एक तो यहाँ से बन जाएगा, तो वो एल्केन ही बनेगा, CH3 CH2 CH2 NCH3, ठीक है। ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। और क्या होगा, और बच्चों नेक्स्ट क्या बनेगा कि जब इसका एसोसिएशन इसी के साथ हो जाए तो यहाँ से बन जाएगा CH3 NCH। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बताओ जरा। तो जब एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा इस तरीके से मेजर माइनर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? तो जो हमारा सिंपल बोर्ड सिलेक्शन था उसके अंदर हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं मेजर, लेकिन जब हमारा क्रॉस बोर्ड सिलेक्शन होती है जिसमें हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ट्राई ईथर, तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलेंगे, वहां पे आपको डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप, मोर देन टू टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है। टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेंगे तो वहां पे आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या मिलेगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्केन क्रॉस बोर्ड्स के अंदर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन है कि जो आपका ये जो बोर्ड सिलेक्शन है या जो क्रॉस बोर्ड सिलेक्शन है, ये आपका बैटर एल्केन को बनाने का प्रोसेस नहीं है। क्रॉस बोर्ड सिलेक्शन बैटर एल्केन बनाने का प्रिपरेशन फॉर्मेशन ये प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ से जो एल्केन एक से अधिक बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एल्केन एक बन रहा है, ये ब्यूटेन बन रहा है, नीचे आपका एथेन बन रहा है, या आपका यहाँ पे तो एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तीन डिफरेंट एल्केन्स हैं, लिक्विड फेज में होंगे, लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, तो इनको सेपरेट करना है, इनको अलग अलग करना है, एल्केन्स को सेपरेशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कुछ क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने की वजह से इनको बाहर निकलना, इनको अलग अलग करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम क्रॉस बोर्ड सिलेक्शन से हम सीधा बोल सकते हैं कि हम इजिली एल्केन का फॉर्मेशन कर तो लेते हैं लेकिन सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छा, दूसरा बच्चों, ये जो आपकी बोर्ड सिलेक्शन है उससे कुछ ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक कुछ ये है कि यहाँ से कभी भी आप मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन का फॉर्मेशन आप कभी भी बोर्ड सिलेक्शन से नहीं कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी बच्चों, अगर हम पे बात करता हूं मैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन containing alkane are not formed by Wurtz reaction, ठीक है। तो हम जनरली क्या कर सकते हैं बच्चों, हमने जब बात करी थी सिंपल बोर्ड सेक्शन के अंदर, वो मेजर डिफाइन करता है। क्रॉस बोर्ड से तो हम एल्केन के बारे में जाएंगे नहीं, बट प्रोसेस अगर आएगा तो हम उसे टिक करेंगे। तो यहाँ से हम जनरली क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी के साथ एज ए मेजर प्रोडक्ट हम लोग कभी भी और इलेक्ट्रॉन्स का इजिली फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बोर्ड सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अरे यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जरा करके दिखाना, ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं बच्चों यहाँ पे, लाइक यहाँ क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे दे दिया मैंने, इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, ठीक है, क्या बनेगा? मोनो प्रोडक्ट। सेकेंड में देता हूं आपको, यहाँ से ब्रोमीन है, यहाँ से क्लोरीन है, ठीक है, सेम रिएजेंट है एरो पे। थर्ड क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्लोरीन दिया, यहाँ पे क्लोरीन दिया, ठीक है, सेम रिएजेंट। बताओ जरा क्या आंसर बनना चाहिए? यहाँ पे पूछा है दीप्ति ने कि सर ड्राई ईथर का क्या रोल होता है, ठीक है। ड्राई ईथर देखो, आपको पता है कि सोडियम जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मेटल्स हैं, आपको आपका बोर्ड सेक्शन में सोडियम की एक्टिविटी, सोडियम जो मेटल है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो हम सिलेक्शन करते हैं सॉल्वेंट का, वो हम इसके बेस पे करते हैं कि सोडियम की जो रिएक्टिविटी, सोडियम मेटल की जो रिएक्टिविटी है उसको मिनिमाइज करे, उसको कंट्रोल करे, है ना। तो उसके रिएक्शन की, उसका जो रिएक्टिविटी उसको कंट्रोल करे, तो इसलिए ड्राई ईथर यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन वो सोडियम के साथ पूरा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। आप ऐसे मत सोचना कि सोडियम के साथ रिएक्ट जो ईथर है वो रिएक्शन परफॉर्म कर गया, नहीं नहीं नहीं। ये ड्राई ईथर सोडियम का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्राई ईथर जो है वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा नॉन पोलर है, एपोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वो जब नॉन पोलर है तो पोलरिटी के साथ सोडियम का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन सोडियम की रिएक्टिविटी को होल्ड करके रखता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो सोडियम की रिएक्टिविटी को सिर्फ होल्ड करके रखता है, बाकी और इसमें अदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत बच्चों? दीप्ति, आपका आंसर क्लियर हुआ? सोडियम की रिएक्टिविटी को, बिकॉज ये नॉन पोलर होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इसको हम फॉलो करें, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म बच्चों कैसा होता है, फेडिकल होता है, एनानिक भी हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। तो सोडियम वन इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो आपका क्या होता है, मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस केस में क्या होता है, फेडिकल मैकेनिज्म होता है, आपने देखा, ठीक है। लेकिन ईथर, ईथर उसको फिर सपोर्ट करता है, बिकॉज ईथर कैसा है, नॉन पोलर है, इनर्ट सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर है तो मतलब इनर्ट सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम फर्दर किसी से रिएक्शन ना कर जाए इसलिए उसको पकड़ के रखता है, बॉन्डिंग बना के रखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर बच्चों? ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेटर भी आपका यही है कि आप मॉइस्चर ईथर का यूज मत करना, क्योंकि मॉइस्चर ईथर का यूज करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मॉइस्चर ईथर यूज करने से वहां पे एच बॉन्डिंग बनेगी ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो फिर वो कुछ नया प्रोडक्ट बना सकता है। इसलिए मॉइस्चर ईथर का यूज नहीं करते हम लोग, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ड्राई ईथर का। कुछ ड्राई ईथर, कुछ उसके पास H प्लस आयन होगा नहीं, वाटर वगैरह का H प्लस आयन होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, रिएक्शन हमारी इजिली क्या होगी, परफॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? और दूसरा, और दूसरा ये भी रीजन है कि जब ये बोर्ड सेक्शंस के अंदर हम लोग ड्राई ईथर का यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि यार सर यहाँ पे हम ईथर का, क्या हम एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एसीटोन भी वही है, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। कोई कंफ्यूजन? पोलर सॉल्वेंट कभी यूज मत करना, एक्वस सॉल्यूशन कभी भी यूज मत करना, अदरवाइज कुछ आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड वगैरह बन जाएगा, NaCl टाइप, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ रही है? चलो, और किसी कोई डाउट था? क्रॉस वर्ड सेक्शन में थिंक मेजर कौन होगा? तो मेजर आपका पहले वाला केस में, ठीक है, जब एसोसिएशन वाला केस, तो चल एसोसिएशन वाला जो केस होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाए, एसोसिएशन वाला केस जो बनेगा एल्केन वो आपका मेजर होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें अभी भी नहीं हो? समझ में आ गया सभी को? आप लोगों ने आंसर निकाले होंगे? चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, यहाँ से Cl बार गया, यहाँ से Cl बार गया, ठीक है, यहाँ से रेडिकल जनरेट होगा। अब ये रेडिकल जिसको बोलते हैं इंट्रा वाला सेक्शन,
है ना। तो ये इसके साथ आपका क्या करेगा, ये इसका कनेक्टिविटी करेगा, दोनों रेडिकल्स रिंग बना लेगा। और रिंग बच्चों कितने की, 1 2 3 कितने की हो जाएगी, यहाँ से देखो ये रेडिकल एक ये बन जाएगा, Cl यहाँ से बाहर जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो 1 2 3 4 4 की रिंग आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ ऐसी मिल जाएगी। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट में क्या होगा, ये बी आर गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के यहाँ डॉट बनेगा, इधर यहाँ डॉट बनेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, बाइसाइक्लो के स्पाइरो, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन नाम आप कर ही सकते हो ना, ब्रिजहेड कार्बन एटम से उनसे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लिया है तो क्या करेगा, बताओ बेटा, यहाँ से Cl, यहाँ से ये रेडिकल यहाँ पे, आप दोनों से फॉलो कर सकते हो, मैंने बता ही दिया है, तो क्या बनेगा बताओ बच्चों। यहाँ से कुछ ऐसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये दोनों आपके पेयर्ड हो जाएंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लिया, इधर क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके साथ वही आपको मैंने सॉल्वेंट एजेंट दे रखे हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि ये सेक्शन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जाने के बाद ऊपर से बच्चों यहाँ से क्या डेवलप करेगा, बताओ जरा। एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस प्रोसेस को, कंजुगेशन, तो रेजोनेंस को फॉलो करेगा, जब रेजो को फॉलो करेगा तो मोस्ट प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, तो क्या करेगा बच्चों बताओ जरा। ये रेडिकल यहाँ जाएगा तो ये इधर से मूव करेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर से मूव कर जाएगा, तो यहाँ से बीच वाला पाई तो खत्म हो जाएगा, 2 पाई आपके जनरेट हो जाएंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा ये वाला, तो आपका बेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, सेकंड आपका पॉइंट था फिटिक रिएक्शन, FITTIG। ठीक है, ये कुछ सिंपल से है, नेमी रिएक्शन से है, इन पे हम बात कर रहे हैं। तो फिटिक रिएक्शंस के अंदर बच्चों हम कुछ भी नहीं, हम एराई हेड वगैरह का यूज करते हैं, मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत सेक्शन बता दूंगा, सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से इसकी 2 मोल्स हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, इसको फॉलो कर लो, तो इसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स मतलब एक हम और बना लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे सोडियम तो यहाँ आ जाएगा 2 मोल्स के साथ, और यहाँ बच्चों क्लोरीन और ये क्लोरोबेंजीन, ये NaCl आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl, बाकी एक बैलेंसी यहाँ खाली, एक बैलेंसी दोनों को जोड़ देना, तो बन जाएगा बच्चों क्या यहाँ से बाइफिनाइल, क्या बनेगा, एक फिनाइल इधर, एक फिनाइल इधर, वो दोनों को जोड़ कर देना, तो बाइफिनाइल का फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल सा, कोई इसमें डाउट ऐसा कुछ नहीं बनता है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल फिटिक रिएक्शंस। क्रॉस फिटिक रिएक्शंस भी होती है इसमें, बोट्स, क्रॉस फिटिक का मतलब बोट्स फिटिक, बोट्स फिटिक। ठीक है, हाँ देखो फिटिक में हम लोग एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं और कुछ भी, वहां पे एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं वोट्स के अंदर, तो वोट्स भी देखो, वोट्स भी यूज करना है, फिटिक भी यूज करना है। वोट्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, RX यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, PHX यूज करते हैं, एराइल हैलाइड यूज करते हैं, बस दोनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3Cl, और रिएजेंट आपके वही है सोडियम एंड ड्राई ईथर, क्या आंसर बनेगा, तो पता है कि एक Cl यहाँ से बाहर, एक Cl यहाँ से बाहर, यहाँ से आएगा 2 मोल सोडियम, वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा, NaCl बाहर, दो जगह एक बैलेंसी खाली, यहाँ बैलेंसी खाली, यहाँ बैलेंसी खाली, दोनों कंबाइन कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टोलिन। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें माइनर भी मिल सकते हैं, जैसे CH3, इसके मोल्स और अगर ऐड हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, CH3 मिलके, तो यहाँ से आपका एक बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक, तो एक आपका इथेन ये बन जाएगा भाई CH3 डॉट से, आज समझ में, एसोसिएशन से। और क्या होगा, इसके साथ अपना खुद का आपका प्रोसेस हो जाए, तो फिर यहाँ से आपका बाइफिनाइल भी बन सकता है, 2 फिनाइल और आपके लिंक हो जाएंगे, बट ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों आपके बनेंगे माइनर, ये माइनर, लेकिन ये वाला कैसा होगा, मेजर होगा। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल, यस। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम लोग ओलमान रिएक्शन की तरफ। ओलमान रिएक्शन, तो ओलमान रिएक्शन के अंदर बच्चों हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आयोडोबेंजीन होगा, वेरी स्पेसिफिक आयोडोबेंडीन ही यूज करना, इसके साथ बच्चों कॉपर और प्लस हीट। ठीक है, इसके मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आया है, बीच में कहीं स्टेप आती है इसकी,
तो क्या करते हैं, इसके हम 2 मोल्स फॉलो करेंगे। तो कॉपर बच्चों यहाँ से क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को बाहर लेके चला जाएगा, जैसे CuCl2 वगैरह, तो CuI2, तो यहाँ से CuI2 फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे 2 आपको बेंजीन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा फिनाइल, बाई फिनाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन उल्मान के अंदर हम लोग बच्चों यूज करते हैं आपका आयोडोबेंजीन और बच्चों कॉपर के साथ ही। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सारी की सारी बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक है ना, मेटल्स के रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो फ्रैंकलिन के अंदर हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड का, ये RX। ठीक है, यहाँ पे RDX डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होगा। और फॉलो करते हैं फ्रैंकलिन के अंदर बच्चों जिंक मेटल का यूज करते हैं और हीट करते हैं। जैसे उल्मान के अंदर कॉपर का यूज किया था, यहाँ पे हम लोग जिंक का यूज करते हैं। तो जैसे वाला जिंक वाला दोनों एक्स को लेकर बाहर चला जाएगा, इसके मैकेनिज्म कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी क्वेश्चन मैकेनिज्म पे नहीं आया है। तो यहाँ से बनेगा Zn H2 का सॉल्ट बना लेगा, एक बैलेंसी यहाँ का ली, एक बैलेंसी यहाँ का ली, तो यहाँ से बनेगा R के साथ RDX। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बच्चों पॉपुलर है 2 चीजों के लिए। पहला पॉइंट पॉपुलर है कि आपकी ये जो रिएक्शन है सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है, आर फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे आपका 3 डिग्री हो, एल्काइल हैलाइड ये सबके साथ रिएक्शन को परफॉर्म करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री से बोर्ड सेक्शन में क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री आपके मेजोरिटी में डिफाइन करते हैं। 3 डिग्री वाला लगभग एनसीईआरटी ने क्लोज कर दिया, बनाता नहीं है। ठीक है, हाई हीट वगैरह यूज कर देते हैं, इसलिए एलिमिनेशन को सपोर्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड हो, आप बिल्कुल जिंक हीट के साथ फॉलो करेंगे, आपको यहाँ से डेफिनेटली आपको आंसर क्या मिलेगा, एल्केन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रैंकलिन और बोल्ट्ज में ये आपका डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसके बाद कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं बच्चों, कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये भी आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की है। हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से दो। नेमी रिएक्शन से बच्चों क्या फॉलो करते हैं, एल्काइल हैलाइड फॉलो करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट एजेंट आता है लिथियम एंड ईथर, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड हम यूज करते हैं बेटा, जनरली हम मेटल के साथ जो भी रिएक्शंस करते हैं मैक्सिमम हम ईथर वगैरह का यूज करते हैं, बिकॉज रिएक्शंस के रेट को मेंटेन करने के लिए। और थर्ड बच्चे स्टेप में हम यूज करेंगे यहाँ पे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड RDX। ये 3 स्टेप होती हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और यहाँ से क्या आंसर मिलता है वो समझ लो। आर यहाँ से मैं सीधा बताऊँ सॉल्ट ट्रिक, तो R और RDX बस इनको लगा देना सीधा, आपका यहाँ से बनेगा R के साथ RDX, एक तो आपका एल्केन बन जाएगा। दूसरा बनेगा लिथियम, यहाँ पे लिथियम है, ये लेगा बच्चों X को, तो यहाँ से बनेगा LiX, एक ये सॉल्ट बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, लिथियम का आयोडाइड भी बन जाए, कॉपर आयोडाइड है। और लास्ट में बच्चों बनता है कॉपर का हैलाइड। ये कुछ बनते हैं, ये तो सारे के सारे होते हैं माइनर प्रोडक्ट, ये सब के सब बच्चों होते हैं माइनर बाई प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोरे हाउस सिंथेसिस से बच्चों सिमेट्रिकल एल्केन और एज प्लस अनसिमेट्रिकल दोनों को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चाहे आपकी सिमेट्रिकल एल्केन बनानी हो और चाहे आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करना हो, तो आप बिल्कुल यहाँ से कोरे हाउस सिंथेसिस को फॉलो कर सकते हो, यहाँ से आंसर आपका बनेगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म सेक्शन है उसको एक बार देखते हैं। क्या होगा बच्चों, RX, ये RX कौन कौन सी डिग्री वाला होना चाहिए, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, और एज वेल एज का 3 डिग्री हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ बिल्कुल इजी आंसर देता है, लेकिन 3 डिग्री के साथ बच्चों यहाँ पे एलिमिनेशन कर जाता है, मतलब यहाँ से आपको एल्केन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोरे हाउस सिंथेसिस में 3 डिग्री को नहीं लेना है, 1 डिग्री सेकंड डिग्री को लेके ही सॉल्व करना है। तो समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है बच्चों RX फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, लिथियम आएगा, और लिथियम के साथ बच्चों क्या होगा, ईथर होगा। ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ से लिथियम क्या अपना काम करेगा। तो लिथियम बच्चों क्या करेगा कि जो R पार्ट है, X पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर ही मूवमेंट करके RX के अंदर। लिथियम कैसे अपने आप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो होता क्या है यहाँ पे जो लिथियम है उसके हम 2 मोल्स फॉलो करते हैं। कितने बच्चों मोल्स फॉलो करते हैं, 2 मोल्स। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम बच्चों यहाँ पे एक तो आपका जो RX है उसमें बीच वाले बॉन्ड को फिनिश करता है, तो यहाँ से बनाता है 2 प्रोडक्ट, एक फॉर्म करता है RLi और दूसरा फॉर्म करता है आपका LiX। ठीक है, इसके डेप्थ मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है डेप्थ मैकेनिज्म क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। ठीक है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं।
अच्छा, तो यहाँ से बनेगा LiX, एक बन गया आपका RLi। अगर डेप्थ में समझना है तो मुझे बता देना, जब बाद में हमें टाइम मिलेगा बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा, या किसी को और समझने की जरूरत है कॉल करके पूछ लेना। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर चीजें आपको मिलेंगे नहीं, इतना आप समझ लो। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो RX होगा, RX बन चुका है, यहाँ से देखो RX आपका फॉर्म हो चुका है, ऊपर तो RX आपका था ही। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर RLi है और LiX है। तो यहाँ से बच्चों कौन आएगा, यहाँ से आएगा RLi जो आपका फॉर्म हुआ था। इसके साथ बच्चों रिएक्शन होगी कॉपर आयोडाइड की, सेकंड स्टेप में था। तो यहाँ से जो बनता है R2CuLi, ये बनता है एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसको बोलते हैं, बहुत बार इसको बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम एंड बच्चों क्यूप्रेट, ठीक है। लास्ट में AT आएगा, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इसका नाम होगा, और प्लस बच्चों यहां से बनेगा LiI, ठीक है, LiI का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहां से आप देखो तो R2CuLi, यही बच्चों होता है सुपर ग्रिगनाइड रिएजेंट, ठीक है। इसका नाम बच्चों होता है गिलमांस रिएजेंट, ठीक है, GILMANNS, यही होता है बच्चों गिलमांस रिएजेंट, इसी का नाम गिलमांस रिएजेंट है, ये सुपर ग्रिगनाइड रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको इसका नाम है डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ठीक। अब यहाँ से बच्चों जो आपका R2 वाला पार्ट है, ये आपका रिलीज होता है 2R- की फेज में, और यही बच्चों वर्क करता है बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो लास्ट स्टेप में होती है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों स्टेप क्लियर हो गई हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों आपका नया R-X आएगा, ठीक है। अब उसके साथ बच्चों रिएक्शन होगी R2CuLi की, जो हम लोगों ने बात करी थी गिलमांस रिएजेंट ना, सुपरग्रिगनाइड रिएजेंट। तो यहाँ से बच्चों क्या रिलीज होगा 2R-, ये आपका माइनस यहाँ से, तो इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से बच्चों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से X पार्ट बाहर जाएगा, ये जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो यहाँ से बनेगा बच्चों R के साथ R-, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सभी को बात समझ में आ गई, बिल्कुल इजी, कोई कंफ्यूजन इसमें, बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए सर। ये बेसिक सी रिएक्शंस थी, नेम रिएक्शंस के अंदर ही आती हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन, प्लीज ध्यान दो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और सुनना ध्यान से यहाँ पे। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर बच्चों हम CO2 का रिमूवल करते हैं, ठीक है, और कैसे करें, कार्बोनेट कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन ना सिमिलर रिएक्शंस होती है अदर रिएक्शंस के साथ, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं एक सोडियम सॉल्ट फॉलो करते हैं एसिड्स का, तो C डबल बॉन्ड O देन O-N आपका यहाँ पे। अब ये कैसे बना सकते हो बच्चों, ये तो आसान है, यहाँ से एक मैंने एसिड लिया C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैंने फॉलो कर दिया बच्चों NaOH, एसिड बेस रिएक्शंस है। यहाँ से OH माइनस आएगा, यहाँ से एसिटिक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो बच्चों इसको बाहर निकालेगा, तो यहाँ से एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा, सोडियम जाके यहाँ अटैक करेगा। तो ऊपर देखो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O ना, सोडियम का सॉल्ट आपको एसिड इस तरीके से देखने को मिल गया, ठीक है। इसके साथ बच्चों हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे हम फॉलो करते हैं NaOH, प्लीज बच्चों ध्यान से देखो, NaOH करते हैं और हीट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बच्चों थोड़ा सा पॉपुलर है, और यहाँ पे हम लिटिल बिट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्रे करते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्रे कैसे करते हैं बताऊंगा रिएक्शंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर बच्चों यूज करते हैं उसकी वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? सर इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बच्चों बहुत ही आसान है, एक तो बनता है यहाँ से एल्केन, RH बन जाता है, दूसरा बच्चों यहाँ से बनता है Ne2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन होता है। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हुआ है। पहली बात समझो बच्चों ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा हो कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दे रखा है सोडियम के साथ, उसके साथ NaOH फॉलो की, इसकी इजी ट्रिक क्या होती है बताऊंगा अभी। NaOH इस तरीके से दे रखा है, तो Ne2CO3 वैसे कैसे बताते हैं, तो देखो मैं अभी आपको बता सकता हूँ सीधा यहाँ से कि Ne2CO3 कैसे निकाला गया है। इजी ट्रिक देख लो आप, यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से, और यहाँ से
ये पूरा सेक्शन NaO सेक्शन पूरा समझ लो। यहाँ से मैं डिफरेंट कलर से आपको बताता हूँ, प्लीज समझ में आएगा। यहाँ से लेके ये पूरा सेक्शन, उधर से NaO और इधर से आपका ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na, तो 2 सोडियम दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा इधर NaO के साथ 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो Na2 हो गया, O3 हो गया, 1 कार्बन है, तो Na2CO3 का फॉर्मेशन। इजी ट्रिक समझ लो। NaOH के पास बचा जो हाइड्रोजन है उसको उठा के जोड़ दो आप R के साथ, बस बन गया हमारा एल्केन। तो एल्केन के अंदर जो H होता है ये किसका होता है, ये NaOH का होता है। ऐसा हम यहाँ पे इजी ट्रिक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। इस समझने का तरीका आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। ये तो इजी ट्रिक आपको बताई। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड में एक प्रोसेस की और बात करता हूँ यहीं पे, कि मैंने सपोज बच्चों एसिड दिया और उस एसिड के साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, NaOH, और इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान देना, ये रिएक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी डिकार्बोक्सिलेशन ही है। NaOH के साथ अगर मैंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया है, बट रेशियो इज डिफरेंट। यहाँ पे 3:1 के फेज में प्रेजेंट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। प्लीज लिसन केयरफुली। प्लस बच्चों सेकेंड स्टेप में वाटर यूज करेंगे, हाइड्रोलिसिस, और आपका हीट यूज करते हैं, ठीक है। वाटर प्लस हीट का मतलब है यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ओके, तो इसके साथ भी आपका आंसर क्या बनता है, यहाँ पे आपका एल्केन बनेगा और प्लस आपका बनता है CaCO3। ध्यान दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। CaCO3 आपका पीपीटी की फेज में नीचे जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जब आपने पहली स्टेप के अंदर NaOH यूज किया था, टेम्परेचर था सर आपका वहां पे 200 डिग्री सेल्सियस, आपने CO का यूज नहीं किया था, तो बना था Na2CO3 बना था। यहाँ पे क्या बन गया सर, CaCO3 बन गया। ये पीपीटी की फेज में नीचे चला जाएगा, यहाँ पे Na2CO3 नहीं मिलता है, यहाँ पे CaCO3 मिलता है। समझ में आ रहा है। अभी इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो ध्यान दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन बच्चों आपका होता है एनायनिक मैकेनिज्म से। किससे होता है, एनायनिक मैकेनिज्म। ये रिएक्शंस आपके एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू आपकी फॉलो की जाती है। सेकेंड अगर प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, वो आपका होता है एनायन, ठीक है। एनायन यहाँ पे RDS के अंदर आपका फॉर्म होगा, इस बात को भी समझ लो, सब बताऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हम CaO यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत बार सोडा। सोडा के साथ लाइम प्रेजेंट है, लाइम वाटर, सोडा लाइम, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। बहुत बार एरो पे सोडा लाइम लिखा होता है, तो उसका मतलब यही है। रेशियो इंपॉर्टेंट है। रेशियो बच्चों कितना लेना है आपको, 3:1 में लेना है। NaOH के साथ CO 3:1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज बच्चों यहाँ पे क्यों किया गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का बेटा आपको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि एब्जॉर्प्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जहाँ पे CO2 गैस बन रही हो तो CO का यूज कर देना। तो CaO बच्चों इसका हम यूज करते हैं इसलिए बिकॉज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस को आसानी से कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग पढ़ लें डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का बाहर निकलना, तो CaO बच्चों आसानी से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और बनाएगा आपको CaCO3। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। जब भी इसमें क्वेश्चन बच्चों रेट को लेकर आए कि रेट किस पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट का क्वेश्चन कभी आके डिकार्बोक्सिलेशन का जो रेट है वो गिवन ऑप्शंस में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन का जो रेट है वो किस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा, किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम होगा, तो कैसे आंसर निकाला जाएगा। ये बच्चों डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी आपका डिकार्बोक्सिलेशन रेट उतना ही जबरदस्त होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर, सारे के सारे पॉइंट क्लियर। एक पॉइंट बच्चों और बनता है यहाँ पे, रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी और रेट को लेके ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर बच्चों ग्रुप के साथ बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों -I ग्रुप के साथ। ध्यान दो, -I ग्रुप, -I ग्रुप के साथ बच्चों क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी रिएक्टिविटी। ग्रुप वगैरह भी आते हैं तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो -I ग्रुप जो प्रेजेंट है उसको मैं हिंट कर देता हूँ। ये जो -I जो ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ना एसिड सेक्शन। तो जहां पे एसिड सेक्शन लगा होगा उसका विद उसके रिस्पेक्ट में जो आपका अल्फा कार्बन होगा, उसे अल्फा कार्बन के पास -I ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज कहीं नहीं कि कहीं भी किधर भी लगा दिया -I तो कर दे कि भाई रेट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। -I ग्रुप कहाँ होना चाहिए, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, वो अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू COOH होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो रिएक्टिविटी रेट आपका वहां पे क्या होगा, जबरदस्त होगा, स्ट्रांग होगा। पूरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। एक छोटा सा मैकेनिज्म है, देख लेते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है RC डबल बॉन्ड O देन OH।
इसके साथ मैंने फॉलो किया है बच्चों पहली स्टेप में NaOH। क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल सिंपल सी है बच्चों, यहाँ से क्या रिलीज होगा, OH माइनस, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन, भाई एसिड बेस रिएक्शन है तो क्या बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, सोडियम में जाके यहाँ पे अटैक कर दिया तो क्या बनेगा, R के साथ C डबल बॉन्ड O, देन O माइनस N सोडियम प्लस। ये सभी को समझ में आ रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट ये आपका फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी बच्चों वो होगी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पे एनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो एनाइन कैसे फॉर्म होगा वो समझने वाली बात है। कैसे होगा बच्चों, सुनो ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है, सोडियम यहाँ से बाहर जाएगा तो ये यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये पूरा का पूरा बीच में क्या दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 यहाँ से आपके फटाक से रिलीज हो जाएगी, बात समझो ध्यान से। और इधर से बच्चों क्या मिलेगा, R माइनस। तो एनाइन आपका फॉर्म हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर जा चुकी है, पूरी बात समझ में आ रही है। और लास्ट स्टेप में बच्चों हम क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो बनाएगा CaCO3, वो आपका बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से क्या होगा, बताओ जल्दी से, यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा भाई, R माइनस तो आपको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, बेस की तरह, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं है। तो अब इसके साथ बच्चों यूज किया जाएगा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बच्चों क्या होगा, वही वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा था। तो वाटर मॉलिक्यूल का बच्चों क्या होगा, H प्लस आयन, वो जाके यहाँ अटैक करेगा। तो फाइनली यहाँ से बन जाएगा RH, एक तो एल्केन बनेगा, और दूसरा बच्चों यहाँ से बनेगा NaOH। क्यों, क्योंकि सोडियम प्लस तो अब छोड़ना नहीं ना, तो सोडियम प्लस तो ये रहा ना, तो सोडियम प्लस नाउ इट विल कनेक्ट विद OH माइनस। OH माइनस कहाँ से, या वाटर मॉलिक्यूल से, तो फिर से बन जाएगा NaOH। NaOH को आप फिर से यूज कर सकते हो, और लास्ट उठा बना आपका RH। RH आपका हो गया एल्केन। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन, बहुत ही सिंपल सी स्टेप थी, पूरा समझ में आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे ये आपको अरेंज करना है कंपाउंड की डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, कि जो हमारा डिकार्बोक्सिलेशन है, जो हमारा डिकार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें रिएक्टिविटी रेट के बेस पे आपको अरेंज करना है कंपाउंड को। जैसे फर्स्ट कंपाउंड मैंने आपको दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है COOH। सेकेंड कंपाउंड दिया बच्चों मैंने कुछ यूं, यहाँ प्रेजेंट है COOH। ठीक है, आपको बताना है कि रिएक्टिविटी रेट कहाँ पे किस कंपाउंड, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। यस, यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ प्रेजेंट है COOH। बताओ सबसे अधिक रिएक्टिविटी रेट बेटा डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर किसकी होगी, एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, यस। इसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको दिया मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन NCOOH, फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड है CH3 NCH2 NCOOH, सेकेंड। थर्ड में देता हूं आपको यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH NCOOH, और फोर्थ कंपाउंड है आपका कार्बन, इसके साथ CH3 और यहाँ पे COOH। ये दो क्वेश्चंस हैं, ऊपर वाला A क्वेश्चन है, नीचे वाला B क्वेश्चन है, दोनों के अंदर रिएक्टिविटी रेट को आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताइए रिएक्टिविटी रेट के बारे में। देखो यहाँ से सपोज दो क्या होगा, पूरी प्रोसेस समझो। ये एसिड वाला सेक्शन बाहर जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये पूरा सेक्शन बाहर जाएगा, ये पूरा सेक्शन यहाँ से बाहर। तो नेगेटिव एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो बच्चों। देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव बंदा जाएगा, रेजोनेंस का एरोमेटिक 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक सेक्शन है पूरा, है ना, अकर रूल वगैरह को फॉलो करना। यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा, दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, कोई रेजोनेंस नहीं, कहीं कुछ नहीं, सेकंड के अंदर क्रॉस कर दो। थर्ड में क्या रेजोनेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, बट ये भी समझना है कि फर्स्ट वाला आपका एरोमेटिक है, बट सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये कौन सा होगा, ना तो एरोमेटिक है, ठीक है, ना ही नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, चेक कर लो, दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं फर्स्ट वाले केस में। तो हमारा आंसर कौन सही बैठेगा रेट में, सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी है, फर्स्ट की, फिर किसकी आ जाएगी, थर्ड की, दिख रहा है, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और आंसर निकालना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने काफी कुछ रिएक्शंस देखी हैं, उन रिएक्शंस को अच्छे से, लेक्चर्स आपको बन रहा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करना और देखना। कल हम फिर से बात करेंगे अराउंड